आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं हम वो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है FSSAI परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड फूड का सही उदाहरण नहीं है। तो वह इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं का भूसा, मिला हुआ मिश्रित अनाज का आटा। खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक खाद्य विनियमन किस वर्ष में अधिसूचित किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन जो है वह कब आया था। तो ये आया था 2017 में, ऑप्शन नंबर 3। स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। लिक्विफेक्शन ऑफ स्टार्च टू डेक्स्ट्रिन इज कैरीड आउट बाय विच एंजाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्फा अमाइलेज। ये हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है। तो यह कौन सा होता है, यह एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब एक प्यूरिन और अथवा पिरिमिडिन एक फॉस्फोराइलेटेड शुगर रेसिड्यू के साथ में जुड़ता है तो वह कौन सा कंपाउंड बनाता है। तो वह क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, आंसर नंबर 2। इसके बाद है भोजन से प्राप्त प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या होता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म फ्रॉम फूड। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यूरिक एसिड। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। तो आंसर नंबर 1 विटामिन B12। वसा ऊतक निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का उत्पादन करता है जो शरीर में समान वजन को बनाए रखने के लिए भोजन खाने और ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करता है। एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट रेगुलेट्स फीडिंग एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट बॉडी वेट। तो कौन सा हार्मोन है, वह है लेप्टिन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 इंसुलिन। प्रोटीन किस प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन का नेचर क्या होता है, तो वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अरेकिडोनिक एसिड की संरचना में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें होते हैं 4 डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 4। वसा के टूटने से प्राप्त ग्लिसरॉल किस में परिवर्तित हो जाता है। ग्लिसरॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। फैटी एसिड से फैटी एसाइड को एंजाइम ए का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइड को एंजाइम ए फ्रॉम फैटी एसिड ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 साइटोप्लाज्म में। हाउ मेनी ATPs आर जनरेटेड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन और साइट्रिक एसिड साइकिल में पामिटिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनते हैं। तो वह बनते हैं 129, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है और एक बार आप और इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अन्य घोलकों की अपेक्षा उच्च गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण की ऊष्मा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन मोस्ट अदर कॉमन सॉल्वेंट्स। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 जल, वाटर। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इसका भी हम आंसर बाद में देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रारंभिक चरण में ATP के कितने अणुओं का निवेश किया जाता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs मस्ट बी इन्वेस्टेड इन प्रीपैरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टार्टिंग में कितने ATPs का यूज़ हो जाता है, तो वो 2 ATP यूज़ हो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं। फिर सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त डेक्सट्रोज और लेबुलोज के मिश्रण को कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड लेबुलोज प्रोड्यूस आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ऑप्शन नंबर 2। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में
डी कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसमें है थायमीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भोजन या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को डिग्री को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ फूड और गिवन सॉल्यूशन? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रता या पीएच। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ के बढ़े हुए संचय की स्थिति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड? तो इसमें होगा एडिमा, आंसर नंबर फर्स्ट। खाद्य पदार्थ में लोहे तत्व के आकलन में भस्मीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसको भी हम ये बाद में इसको देखेंगे। अब है निम्न में से किसे वसा में एसिड मूल्य की गणना हेतु उसमें उपस्थित मुक्त वसा अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब है 25 नंबर का। इसमें जेल्डॉल विधि का उपयोग करके प्रोटीन के आकलन में पहला चरण क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग जेल्डॉल मेथड। तो जेल्डॉल मेथड में पहला स्टेप कौन सा होता है? वो होता है भोज्य नमूना का डाइजेशन ऑफ फूड सैंपल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र गति से विलग करने के साथ उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक चयनात्मक प्रदान करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ एनालिटिकल सिलेक्टिविटी इन द एडिशन टू ग्रेट स्पीड ऑफ सेपरेशन? तो वो कौन सी होगी? वो होगी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा यह नियम बताता है कि किसी घोल का ऑप्टिकल घनत्व उस घोल में उपस्थित गोलक की सांद्रता के समानुपाती होता है? कौन से? कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा बियर का नियम, बियर्स लॉ। प्रोटीन आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा गहरे रंग के कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है और फिर अमीनो एसिड का मूल्यांकन डेंसिटोमेट्रिक विधि से किया जाता है? इन प्रोटीन एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड टू डीपली कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड देन अमीनो एसिड आर इवेलुएटेड डेंसिटोमेट्रिकली? सो आंसर इसमें हो जाएगा निनहाइड्रेन, ऑप्शन नंबर थर्ड। खाद्य पदार्थ में ऑक्जेलिक एसिड का आकलन करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड को किस रूप में अवक्षेपित किया जाता है जिससे पश्चात मानक पोटेशियम पर मैग्नेट से टाइट्रेट किया जाता है? टू डिटरमाइन ऑक्जेलिक एसिड इन फूड प्रोडक्ट्स, व्हाट इज ऑक्जेलिक एसिड प्रेसिपिटेटेड टू एंड देन दैट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। 1 ग्राम वसा में उपस्थित मुक्त वसा को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता उसे एसिड वैल्यू कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज द एसिड वैल्यू? इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जेल्डॉल विधि से प्रोटीन का निर्धारण करने का आकलन से किया जाता है, उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। लिवर में यूरिया, ये भी हम ये बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विधि का उपयोग खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन फूड स्टफ? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मसल? तो क्या होगा? ऊष्मा का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां स्वेच्छा से नियंत्रित होती हैं? तो वो होंगी रेखांकित पेशियां, स्केलेटल मसल्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? तो आंसर होगा हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। निम्नलिखित में से शरीर के तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
डायूरेसिस का अर्थ क्या होता है? सामान्य स्तर से अधिक मूत्र का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन एक्सेस टू नॉर्मल लेवल। कौन सी संधि कूल्हे के जोड़ में मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन हिप जॉइंट? तो इसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? तो होता है थ्रोम्बिन। अब इसके बाद निम्न में से कौन सा रक्त संगठन फैगोसाइटोसिस द्वारा रोगजनकों में शरीर को सुरक्षित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस बाय फैगोसाइट्स? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? WBC श्वेत रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज। ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है? ओव्यूलेशन को कौन ट्रिगर करता है? वो होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव शरीर में पैराथ हार्मोन की क्रिया, एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, इसका जो कार्य होता है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। लेकिन इसमें मेंटेन करने से रिलेटेड तो सिर्फ इसमें कैल्शियम के लेवल पे एक डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ करना नहीं होगा तो हम इसमें इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल को इसमें आंसर हम मान सकते हैं। तो आंसर नंबर 4। अब मस्तिष्क मेरु द्रव प्रदान करता है जो द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यांत्रिक सुरक्षा ये प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है? तो जो ये ग्लाइकोलाइटिक फाइबर होते हैं ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता, ये पार्ट नहीं होते। बाकी इसके अलावा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो होते हैं ये इसके पार्ट होते हैं। पानी का अधिकतम पुनः अवशोषण नेफ्रॉन की निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? तो वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ जो घुमावदार नलिका होती है वहाँ पर। निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर को नियंत्रित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? तो इसका आंसर होगा केमिकल रेगुलेशन ऑफ आयन, आयनों का रासायनिक नियंत्रण जो है उसको रेगुलेट नहीं करता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी और पोषक तत्वों के पुनः अवशोषण में भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर होगा वुमन्स कैप्सूल। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणु के साथ बंध बनाने में सक्षम होता है? मतलब एक जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है? तो वो होगा 4। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन में पानी के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो पानी के रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है? वो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन एक अमाशय का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक इनटू ब्लड, रक्त में गैस्ट्रिन का स्त्राव। निम्नलिखित में से कौन अग्नाशयी रस का हिस्सा नहीं है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? तो आंसर होगा लैक्टेज, आंसर नंबर 4। इसमें ये बाद में सॉल्व करेंगे। कोशिकाओं में से सोडियम का बाह्य कोशिका द्रव में तथा पोटेशियम का बाह्य कोशिका द्रव से कोशिका के भीतर स्थानांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द सेल टू द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू सेल्स हैपन थ्रू विच प्रोसेस? तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राथमिक सक्रिय स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली हृदय की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है? तो जो हृदय की सुरक्षा के लिए होती है वो होती है पेरिकार्डियम। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अवयव शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल्स? सो राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्लाज्मा के समान परासरण वाले घोल को कहा जाता है? सॉल्यूशन दैट हैज द सेम ऑस्मोलैरिटी एज प्लाज्मा आर सेड टू बी आइसोटोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटी डायरेटिक हार्मोन? इस हार्मोन के लिए कौन सा इसमें से सही कथन नहीं है? तो यह कि यह हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है,
ये सही है। यह पानी की पुनः अवशोषित मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यह पश्चवर्ती पिट्यूटरी में संग्रहित होता है, मतलब कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, यह भी सही है। लेकिन जो ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ये जो है ये गलत है। तो इसमें हमारा आंसर कौन होगा? आंसर नंबर 4। विज्ञान की वह शाखा जो रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है कहलाती है हेमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण का कार्य नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ये विटामिन D3 का संश्लेषण नहीं करती, सिंथेसिस उसका नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ओनली रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर होगा तिल्ली, स्प्लीन। निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका में 3 परतें या ट्यूनिका नहीं है? तो जो होता है ये कैपिलरी होता है। कैपिलरी में 3 परतें, लेयर्स जो है वो नहीं होती हैं, बाकी तीनों में होती हैं। एस्परजिलस फ्लेवर्स पनप सकता है। तो जो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो होता है ये इनमें से सभी में हो सकता है, दलहन में, मूंगफली में और मक्का में। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिससे ये सभी उसमें पनप सकता है। ये तो निम्नलिखित भोजन में से किसे खाने के कारण बोट्यूलिज्म होता है? तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो शहद होना चाहिए, क्योंकि शहद में मेनली बोट्यूलिज्म जो है उसको खराब करता है, तो उसके कारण बोट्यूलिज्म बीमारी होती है। अब इसके बाद है किसी दिए गए पीएच पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उच्च बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल हैव अ हायर बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट एट अ गिवन पीएच। तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड, आंसर नंबर 4। और 15 सेकंड के लिए एक 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड के HT पाश्चुरीकरण का समय तापमान संयोजन किस सूक्ष्म जीव के आधार पर चुना जाता है? द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर HT पाश्चुराइजेशन ऑफ 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉक्सिएला 180। इसके अकॉर्डिंग ही उसका तापमान और वो टाइम चूज़ किया जाता है पाश्चुराइजेशन में। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव ब्रेड के खराब होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वह होता है मोल्ड, फफूंद, आंसर नंबर 3। प्रोटीन के अवायवीय अपघटन या दुर्गंध युक्त पदार्थ के उत्पादन कहलाता है। द एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन विद द प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेलिंग कंपाउंड इज नोन एज अ प्यूट्रिफिकेशन, आंसर नंबर 3 प्यूट्रिफिकेशन। जीवाणु की वृद्धि के लिए आंतरिक कारक क्या हैं? तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कौन से कारण हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स? तो वो सारे हैं, पीएच और मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। ताप द्वारा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके सूक्ष्म जीवों का नाश होता है? हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय चेंजिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। HACCP का संपूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, आंसर नंबर 2। जीवाणु वृद्धि चक्र के किस चरण के दौरान सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और अधिकतर दर पर विभाजित होते हैं? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ डू माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवाइड एट द मैक्सिमम रेट। सो इसका आंसर होगा लॉग फेज, सेकंड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में उच्च विटामिन सामग्री होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई विटामिन कंटेंट। तो वो क्या होगा? ईस्ट होते हैं। सूक्ष्म जीव को अत्यधिक कम तापमान पर वृद्धि कर सकते हैं कहलाते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे द माइक्रोब्स दैट कैन ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर आर नोन एज द साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। इसके बाद निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव अधिक शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट द हाई शुगर जो फूड है उसमें होता है ल्यूकोनोस्टॉक।
निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में क्योरिंग की परिरक्षण का उपयोग किया जाता है? कौन से फूड्स में क्योरिंग जो प्रिजर्वेशन होता है वो यूज़ किया जाता है? तो वो है मीट, ऑप्शन नंबर 4। दूध के पाश्चुरीकरण में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम को निगरानी के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड एज अ मॉनिटर इन पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क? तो इसका आंसर है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से प्रोबायोटिक जीवाणु हैं? अब इनमें से कौन सा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है? तो वो होगा लैक्टोबैसिलस कैसिया, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन खराब होने का कारण नहीं है? तो जो विकिरण होता है इरेडिएशन, ये भोजन के खराब होने का कारण नहीं है। भोजन के सड़ने में टीडीटी का क्या अर्थ होता है? तो इसमें टीडीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है थर्मल डेथ टाइम, बट इसमें थर्मल डेथ टाइम कहीं पे भी दिया नहीं गया, तो हम इसको या फिर टोटल डेथ टाइम ले सकते हैं या फिर हम इसको अभी छोड़ सकते हैं। इसके बाद है सीसीपी की स्थापना HACCP के किस सिद्धांत में की जाती है? स्टेबलाइजिंग सीसीपी इज फॉलोड इन विच प्रिंसिपल ऑफ HACCP? तो जो HACCP का जो सेकंड प्रिंसिपल होता है उसमें सीसीपी की स्थापना की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में पीने के पानी में क्लोरीन की सांद्रता क्या होनी चाहिए? यहाँ पे ppm में बताया है, लेकिन वो अधिकतर उसमें मिलीग्राम में बताया, तो जो मिलीग्राम कितना 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्वेटिंग शब्द को काम में लिया जाता है, तो इसको भी हम ये बाद में देखेंगे। अब हैजा का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ कोलेरा इज गरीबी और कम स्वच्छता, पॉवर्टी एंड पुअर सैनिटेशन है। नाइट्राइट क्यूरिंग किसकी वृद्धि को रोकता है? तो जो नाइट्राइट जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम की वृद्धि को रोकता है। दही के लिए प्रमुख जीव कौन सा है? सूक्ष्म जीव। द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट इज, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, आंसर नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट प्रकार की वाइन बनाने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइन? तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये ईस्ट होता है। हमें बैक्टीरिया जो पाश्चराइजर जैसे गर्म उपचार से बच सकते हैं वे कहलाते हैं। द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव द हीट ट्रीटमेंट सच एज पाश्चराइजेशन आर नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लघु ग्राम नकारात्मक क्षणें हैं जो गैर बीजाणु बनाने वाले जीवाणु हैं तथा जो गैस बनाने के साथ लैक्टोज को किण्वित करते हैं? इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच फर्मेंट लैक्टोज विद गैस फॉर्मेशन? तो इसका आंसर जो है वो होगा पॉलीफॉर्म, आंसर नंबर 1। थोड़ा सा डल आया है, ये भी हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब है परिरक्षण के लिए सील्ड या डिब्बा बंद भोजन पदार्थों में उपस्थित वायु को किससे बदलकर अवायु स्थिति प्राप्त की जा सकती है? फॉर प्रिजर्वेशन एनाएरोबिक कंडीशन इन सील्ड एंड पैकेज फूड मे बी अचीव्ड बाय द रिप्लेसिंग एयर बाय, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नहीं तो नाइट्रोजन भी आएगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव जो अच्छी तरह से एरोबिक या एनाएरोबिक के रूप में विकसित हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है, मतलब कि जो दोनों में एरोबिक भी और एनाएरोबिक भी ग्रो कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं फैकल्टेटिव। अब एक गैर चयनित मेनू को यह भी कहा जा सकता है नॉन सेलेक्टिव मेनू इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ सिंगल यूज मेन्यू, आंसर नंबर 2। वह दस्तावेज जो सभी मेन्यू आइटमों को सूचीबद्ध करता है जो कि दी गई तारीख के लिए तैयार होने वाले हैं को कहा जाता है? द डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट ऑल मेन्यू आइटम्स दैट आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गिवन डेट इज कॉल्ड प्रोडक्शन शीट, आंसर नंबर 4 आ जाएगा इसका।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य सेवा सुविधा का डिज़ाइन कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग अ डिज़ाइन फंक्शन ऑफ फूड सर्विस फैसिलिटी। तो ये जो है इसका हम आंसर भी बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण खाद्य सेवा संस्थान में जल्दी भोजन पकाने हेतु त्वरित रेडियंट ताप का प्रयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन फूड सर्विस इंस्टीट्यूशंस यूटिलाइजेज इंस्टेंट एंड रेडियंट हीट फॉर रैपिड कुकिंग फूड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेक ओवन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और खाद्य सेवा सुविधा में उपकरण के मॉडल एवं मेक का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये हम जो है इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद है एक विशिष्ट अवधि के लिए बिक्री और लागत की जानकारी का संकलन जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग बजट। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं और प्लस जो 50 क्वेश्चंस हैं और जो छूटे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।